अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा करंट अफेयर का। G20 की मीटिंग हुई है 2022 के अंदर इंडोनेशिया के अंदर बाली में। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे G20 है क्या, और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और क्या ये अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर फुलफिल हो रहा है, इसकी सक्सेसेस, इसके ऊपर जो क्रिटिक है, क्रिटिकल एनालिसिस वगैरह करने की कोशिश करेंगे। तो ये G20 की मीटिंग कहाँ पर हुई है जी? 2022 के अंदर। और इसका जो थीम था रिकवर टुगेदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो G20 इज अ कलेक्शन ऑफ 20 ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज formed in 1999, was conceived as a bloc that would bring together the most important industrialized and developing economies to discuss international economic and financial stability. बेसिकली ये जो था, इसका जो मकसद था वो ये था कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी थी। ये हम इसका ना फर्दर जाके देखते भी हैं ये बना कब था। इट्स एनुअल समिट, हर साल इनकी जी समिट होती है। और जो डेब्यू किया गया था 2008 के अंदर किया गया था। बायलेटरल मीटिंग्स होती हैं साइडलाइंस एट द साइडलाइंस ऑफ द समिट। उसके अलावा वन ऑफ द ग्रुप्स मोस्ट impressive achievement was its robust response to 2008 financial crisis, and its cohesion has since phrased, and analysts have criticized its lackluster response to COVID-19 pandemic. 2008 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे उसके अंदर तो इन्होंने बहुत अच्छा इम्पैक्ट किया था, मतलब कि एक रिस्पॉन्स दिया था, लेकिन कोविड 19 के दौरान ना कर सके। The G20 is not a permanent institution with headquarters, office और staff. Instead, it is a leadership rotates on annual basis. हर साल इसका कोई ना कोई प्रेसिडेंट बनता है। तो अगर इसकी जो 2022 की समिट है उसको देखा जाए तो 2022 के अंदर बाली के अंदर ये समिट हुई है, याद रखिएगा ये नाम। 17th मीटिंग थी और ग्रुप ऑफ 20 की, और 15 से 16 नवंबर 2022 को ये हुई है। इंडोनेशिया के अंडर हुई है, ये प्रेसिडेंसी थी इंडोनेशिया की। और 1 दिसंबर 2021 से टिल जो मीटिंग थी उस तक जो प्रेसिडेंट था वो इंडोनेशिया था। नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया है। ये उनकी जब हो रही थी, मतलब कि जैसे ही ये मीटिंग खत्म हुई है तो जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के हाथ में आई है। नेक्स्ट अगर देखें तो द 2021 जो समिट हुई थी वो रोम के अंदर हुई थी 30 से 31 अक्टूबर को। और नेक्स्ट जो होगी वो 2023 में होगी इंडिया में। नेक्स्ट अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो G20 1999 के अंदर फॉर्म हुई थी जी, इसको बनाया गया था। और बेसिकली इसका जो मकसद था वो उस टाइम एशिया के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, तो उसकी बेस पे बनाया गया था कि जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं वो इकट्ठी बैठें और एक जो दुनिया के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको कुछ ठीक करें। ठीक है, और जो पिछली इसकी समिट्स थी उन्होंने कोविड 19 के ऊपर, फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, सीरियन सिविल वॉर, यूक्रेन की वॉर, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया है। लेकिन अभी जो इनके अंदर फिशर्स हैं, जो इनके अंदर अभी मसाइल चल रहे हैं, वो बेसिकली अगर देखा जाए तो ट्रंप ने काफ़ी ज़्यादा मसले क्रिएट किए थे, ओवर ट्रेड, क्लाइमेट एंड माइग्रेशन पॉलिसी, जिसकी वजह से इसका काफ़ी इन्फ्लुएंस कम हुआ था। उसके बाद जो बाइडन थे उन्होंने कहा था कि हम इस मल्टीलेटरल जो कॉपरेशन है उसको दोबारा ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी भी काफ़ी इश्यूज हैं जो कि रिजॉल्व नहीं हुए। जो 2022 की ये समिट थी इसे काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता था, किया जा रहा था कि ये कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बेसिकली वही वो सिर्फ यूक्रेन को कंडेम करते रहे हैं, रशिया को, सॉरी। अगर देखा जाए तो दुनिया इस टाइम ना ग्लोबल डिसऑर्डर में है। अगर यूएस चाइना की राइवलरी हो रही है, यूएस रशिया यूक्रेन वॉर है, यूएसए का जो सऊदी अरेबिया के साथ इशू चल रहा है, यूएस का ईरान के साथ मसला चल रहा है, तालिबान के अंदर काबुल के अंदर तालिबान आ चुके हैं, पेंडेमिक इज स्टिल इन प्लेस, अभी भी चाइना के अंदर जो लॉकडाउन की पॉलिसी है वो चल रही है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, ओवरऑल इन्फ्लेशन है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
इस वक्त जो मेजर इकोनॉमीज हैं जिस तरह G7 है या G20s हैं, इनको कुछ करना चाहिए था यहाँ पर कि वो इकट्ठी होती और कुछ न कुछ इन मसाइल का हल निकालती, लेकिन उन्होंने सिर्फ यही चीज़ है जो कि इनके ऊपर फोकस रही है, रशिया यूक्रेन वॉर। उसके अलावा इतना ज़्यादा इसको फोकस नहीं किया गया। अगर हम G20 के मेंबर देखें तो ये तकरीबन 20 मेंबर हैं, जिनके अंदर 19 कंट्रीज हैं ये सारे, और एक यूरोपीय यूनियन है। इनको आप देख लीजिएगा, ये बेसिकली मैंने ये बना भी दिया है। इनके अंदर G7 कंट्रीज हैं, और रशिया था जिसको 2014 के बाद शायद एक्सपेल कर दिया गया था। बाकी ये G7 कंट्रीज हैं, और बाकी ये हैं, बाकी जो 12 कंट्रीज हैं वो यूं हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? अगर देखा जाए तो G20 was focused largely on broad-based macroeconomic policy, but it has expanded its ambit. 2018 के अंदर जो था वो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट थी उसके ऊपर बात की गई। 2017 के अंदर जो था वो मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, टैक्स हेवंस, इनके ऊपर बात की गई। 2016 के अंदर क्लाइमेट का जो इशू था वो काफ़ी डिस्कस किया गया। ठीक है। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल जो कॉपरेशन है, इसको ये वाज द सेंटर पीस ऑफ ईच समिट्स एजेंडा, बट इश्यूज सच एज फ्यूचर ऑफ वर्क, टेररिज्म, ग्लोबल हेल्थ, ये भी इनके ऊपर भी डिस्कस किया गया। कोविड 19 के ऊपर बात की गई जो लास्ट समिट थी। उसके अलावा जो 2021 की समिट थी उसके अंदर क्लाइमेट चेंज को बहुत ज़्यादा फोकस दी गई। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये G20 के अंदर, अब अगर फॉर एग्जांपल उसके ऑब्जेक्टिव्स देखा जाए तो इकोनॉमी की रिलेटेड होंगे, ब्रॉड बेस्ड जो इकोनॉमी है। उसके अलावा अगर देखें करप्शन हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग, इंटरनेशनल टैक्स हेवंस, ये वही इकोनॉमी के अंडर आ गई। उसके बाद अगर देखा जाए तो क्लाइमेट, पेंडेमिक्स हो गई, और टेररिज्म हो गया, ग्लोबल हेल्थ का सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं, ओवरऑल ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसका ऑब्जेक्टिव कहा जा सकता है। मगर जी जो करंट G20 की समिट थी इसकी ऊपर जो डिस्कस करना था वो तीन चीज़ें थी। पहले ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और द सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, लेकिन क्या डिस्कस हुआ? Some experts says, however, the Russian President Vladimir Putin's war in Ukraine and fears over nuclear confrontation could dominate deliberations and derail the consensus on other issues. और यही हुआ है कि जो समिट है उसके ऊपर सिर्फ जो डिस्कस किया गया है वो रशिया की यूक्रेन वॉर की गई है। अब अगर फॉर एग्जांपल ये जो G20 की कम्युनिक है जो मीटिंग के बाद एक स्टेटमेंट दी जाती है, ये वो है। उनमें उन्होंने क्या क्या है जी, अब ये देख लें कि इसके अंदर उन्होंने क्या स्टेटमेंट्स किए हैं। देयर वर अदर व्यूज एंड डिफरेंट असेसमेंट्स एंड सेड द G20 इज नॉट द फोरम टू रिजॉल्व सिक्योरिटी इश्यूज। पहली बात ये की गई। उसके बाद ये इंटरनेशनल लॉ मस्ट बी अपहेल्ड। Communique said that the threat of use of nuclear weapons is was condemned. It welcomed the Black Sea Green Initiative. ये जो Black Sea Green Initiative है बेसिकली, अगर आपने मेरे रशिया यूक्रेन वॉर के जो लेक्चर्स हैं वो लिए हैं तो उनके अंदर मैंने आपको बताया होगा ये चीज़ कि रशिया और यूक्रेन दे आर द 29% ऑफ द वर्ल्ड वीट क्रॉप जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और जैसे ही रशिया यूक्रेन की वॉर हुई तो वो जो इशू थे, वो जो एक्सपोर्ट थी वो बंद हो गई थी दुनिया के ऊपर। फूड सिक्योरिटी के इशू थे जो कि एक थ्रेट बन चुका था, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये एक ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव साइन किया गया, जिससे ये था कि वो जो एक्सपोर्ट है वो कंटिन्यू रहेगी, उसको नहीं ख़त्म किया जाएगा या उसके ऊपर कोई मसला नहीं क्रिएट किया जाएगा। तो many members expressed concerns about the damage caused by the conflict. बेसिकली आप देख रहे हैं, आपने वही सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर ही बात की गई है। By the conflicts on critical health infrastructure as well as casualties in healthcare workers, which have disproportionately affected the most vulnerable women and the children. G20 leaders also agreed to pursue efforts to limit the rise in global temperature to 1.5 degree. अब ये उन्होंने कहा तो है कि हम इस तरह की एफर्ट्स करेंगे, किस तरह करेंगे कोई पता नहीं। अब होना क्या चाहिए था यहाँ पर कि डेप्थ
के ऊपर या ओवरऑल जो इनइक्वलिटी के जो क्राइसिस हैं, उसके अलावा जितने भी मसाइल इस टाइम चल रहे हैं, जो कि मैंने मसाइल ऑलरेडी मेंशन किए हैं ग्लोबल वर्ल्ड इन डिसऑर्डर के, तो उनके ऊपर कुछ डिस्कस करना चाहिए था। लेकिन इकोनॉमी के ऊपर बात करनी चाहिए थी, फ्लड्स के ऊपर बात करनी चाहिए थी, जो ओवरऑल क्लाइमेट की साथ साथ COP 21 भी, सॉरी COP 27 भी हो रही है, उसके ऊपर बात करनी चाहिए थी। लेकिन उस इस तरह के जितने भी मसाइल थे, किसी के ऊपर कुछ नहीं डिस्कस हुआ, बस वही वो वार 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 ही रहा है। यूक्रेन वॉर के ऊपर ही सिर्फ डिस्कस करते रहे हैं। तो जियोपॉलिटिकल जो एनालिस्ट होते हैं, ये आयन ब्रेमर हो गया, रोबिनी हो गया, उन्होंने भी ये कहा है कि G0, ये जो G20 है, ये इस टाइम बन चुकी है G0, वर्ल्ड इज इमर्जिंग इंस्टेड वन इन विच कंट्रीज गो इट अलोन और फॉर्म एड हॉक कोलिशन टू पुrsue देयर इंटरेस्ट। मतलब कि वो जो ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स का था, वो अब तकरीबन डेड होता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग what we need at the time of crisis। ठीक है, इसी तरह CFFR, ये एक रिसर्च थिंक टैंक है, उनके रिचर्ड हैस एंड चार्लिस ए कप्टन, उन्होंने भी कहा है कि न्यू कंसर्ट ऑफ पावर्स कंटेंडिंग दैट फ्लाई इन फ्लाई आउट। मतलब कि वो ये कहते हैं कि बस वो जाते हैं आते हैं, वहाँ जाके हैंड शेकिंग होती है, कुछ डिस्कस करते हैं, और वो ये एक जो टूथलेस की तरह उन्होंने बस रेजोल्यूशंस पास करनी होती हैं, कम्युनिक दे के वो वापस आ जाते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर इसकी सक्सेसेस देखी जाएं, तो मैनी एक्सपर्ट्स क्रेडिट द G20 विद क्विक एक्शंस। जो स्टीवर्ट पैट्रिक, ये एक ग्लोबल थिंक टैंक है CFR, उसके एक्सपर्ट हैं, उनके मुताबिक इन्होंने ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस जो हुआ था 2008 में, उसके अंदर दुनिया को रेस्क्यू किया। उसके अलावा G20 ने डिस्कस किया किस तरह ईरान न्यूक्लियर के इशू को एड्रेस करना है। इसी तरह इन्होंने जो सीरिया के अंदर सीज फायर थी, उसके ऊपर उसमें काफ़ी रोल प्ले किया। 2008 के अंदर जो क्राइसिस थे, उनमें काफ़ी रोल प्ले किया। इसी तरह जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर रोम के अंदर काफ़ी डिस्कस किया गया। ठीक है, और इसके अलावा G20 लीडर्स आल्सो endorsed एन एग्रीमेंट among nearly 140 countries to overhaul the system of international corporation टैक्स के ऊपर भी काफ़ी इन्होंने बात की है। ये इसकी सक्सेसेस हैं। अब अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस करें ऑन G20 समिट, तो इट वाज डोमिनेटेड बाय द डिस्कशन अबाउट इन्फ्लेशन, फ्लड, एनर्जी क्राइसिस एंड कन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। बहरहाल जो ओवरऑल जो डोमिनेंट फिनोमिना रहा, वो यूक्रेन की वॉर रही। और मज़े की बात, उसी दिन पोलैंड के ऊपर अटैक हो गया था, तो वो पोलैंड वाला जो इशू था, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहा। और सॉरी, उसके ऊपर भी काफ़ी डिस्कस किया गया। मतलब कि वो जो एक पिच थी, जो एक जिस इशू के ऊपर डिस्कस करना चाहिए था, उसको इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। ये जोको विडोडो, जो कि इंडोनेशियन के प्रेसिडेंट हैं, अगेन उन्होंने वॉर के ऊपर ही बात की है। अगर देखा जाए तो G20 calling on a group to do their job to rise above their differences and find consensus the leadership needed to tackle the interconnected crisis facing humanity। तो इनको चाहिए था कि ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करते, ये ओवरऑल जो है कार्बन के एमिशन को रोकने के लिए बात करते, ये ओवरऑल यूक्रेन की वार को ख़त्म करने के लिए कुछ कोई डिस्कस करते। उसके अलावा ये ईरान के साथ न्यूक्लियर जो डील है, उसके ऊपर बात करते, जो दुनिया के ऊपर एक ग्लोबल हमारा जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ है, उसको डिस्कस करते कि किस तरह हम इन्फ्लेशन को किस तरह कम कर सकते हैं। ये डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में बात करते कि किस तरह हम उनको डेट से रिलीफ वगैरह दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने बस वही अपने जो मसले थे उन्हीं को डिस्कस किया और उठ के आ गए। इसी तरह जो अगर इसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए, तो जो साइडलाइन मीटिंग्स होती हैं, वो काफ़ी G20 के परफॉर्मेंस को हिट करती हैं। किस तरह जी, 2016 के अंदर शी जिनपिंग और ओबामा पहली बार मिले थे G20 की मीटिंग पे, और पेरिस अकॉर्ड के बारे में बात की गई थी, जो कि क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड ही था। नेक्स्ट, अब इस बार जो मिले हैं वो बाइडन और शी जिनपिंग मिले हैं। इसी तरह मोदी और ऋषि सुनाक मिले हैं, और उन्होंने आपस में मतलब के कुछ डीलें वगैरह की हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, बेसिकली क्या करती हैं कि वो जो एक एजेंडा है ऑफ G20 इज गोइंग टू लूज। ठीक है, तो बेसिकली इन द एंड अगर मैं कहूँ, तो G20 ने जो करना था वो नहीं किया। और जो ग्लोबल 20 जो नेशंस हैं, जो इकोनॉमीज हैं, दे हैव टू वर्क ऑन देयर एजेंडाज। और उन्हें कुछ इस चीज़ को समझना होगा कि दे हैव टू मूव फॉरवर्ड टू सेव द वर्ल्ड।
بیکاز ان وہ جو دنیا کو خراب کیا وہ بھی انہوں نے ہی کیا ہے، تو اب انہیں کو ہی چاہیے کہ وہ کچھ اس طرح کے ایکشنز لیں جس سے کلائمیٹ جو اوور آل ورلڈ ہے اس کو کچھ بہتر بنایا جا سکے، ایک سسٹینیبل پلانٹ بنایا جا سکے، اور else the, thi- the things will become from bad to worse. With these words جی I would like to thank you for watching my video. اچھی لگی، انفارمیٹیو لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔